अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज तेलंगाना कानून साज काउंसिल में इंकशाफ किया है कि रियासत में संक्रांति फेस्टिवल के बाद तमाम अहल ख़ानदानों से नए राशन कार्ड जारी करने के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। मजलिस के रुकन काउंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग खादरी और दूसरों की जानिब से वक्फा सवालात के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि हुकूमत का अंदाज़ा है कि 10 लाख तक नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। ताहम ये अमल रियासत में जारी ज़ात पात की मरदमशुमारी का डेटा हासिल होने के बाद शुरू होगा, क्योंकि उस डेटा के ज़रिए हुकूमत को नए राशन कार्ड की मंजूरी से मुतालिक सही आदाद शुमार हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई पर हुकूमत को हर साल 956 करोड़ रुपए का इजाफी बजट मख्तस करना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा राशन कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड जारी करने का मंसूबा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई के सिलसिले में हुकूमत ने कबल काबिनी सब कमेटी तश्कील दी है, जो मुख्तलिफ जावियों से जायजा लेने के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। నేను చెప్పింది 18 lakh నెంబర్స్ ఎడిషనల్ ఉన్న రేషన్ కార్డ్స్ లో ఎవరైతే ఎడిషనల్ మెంబర్స్ జాయిన్ కావాల్చుకున్నారో ఆ అప్లికేషన్స్ వచ్చిందని చెప్పాను। मैं आपको बहुत धन्यवाद साहब, आपने प्रजापालन में आप और आपके लीडर्स पूरी ओल्ड सिटी में अच्छी तरह पार्टिसिपेट किए हैं। मैं आपको ये हाउस द्वारा अश्योरेंस देना चाहता हूँ, अभी संक्रांति के बाद हम ये जो है एक्सरसाइज जो है राशन कार्ड इश्यू का शुरू करेंगे और हर बीपीएल फैमिली को इस स्टेट में हम नया राशन कार्ड देने वाले हैं और जल्द से जल्द पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ आपने जो बोला था, जो दूसरी आइटम्स राशन कार्ड में देंगे, अभी तो हमारा कोई ऐसा सोच विचार नहीं है। अभी तो सिर्फ चावल दे रहे हैं, अगर दूसरा कुछ देना है तो फिर हम कैबिनेट में डिस्कस करेंगे। గౌరవ సభ్యులందరికీ నేను మనవి చేసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు గత 2-3 నెలల నుంచి మొత్తం రాష్ట్ర యంత్రాంగం ఈ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే बेसिकली बीसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रात के लिए हुकूमत ने क़ब्ल जॉब कैलेंडर जारी किया है, इसलिए जॉब कैलेंडर के मुताबिक ही मुलाजिमतों पर तकर्रात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कानून साज काउंसिल में वक्फा सवालात के दौरान इस मसले पर मुख्तलिफ अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ जायदादों की निशानदही करते हुए उसे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुलाजिमतों पर तकर्रात के लिए होने वाले इम्तहानात इंतहाई शफाफ अंदाज में मुनक्किद किए जा रहे हैं। पर्चे सवालात के लीक होने या नकल नवीसी की कोई गुंजाइश फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने के लिए जॉब कैलेंडर जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि मरहलावार असास पर मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। 10 సంవత్సరాల సమయంలో ఆ రిక్రూట్మెంట్ జరగపోగా ఉద్యోగాలు లేక నిరుద్యోగ యువతి యువకులంతా అల్లాడిపోయి ఇందిరమ రాజ్యాన్ని తెచ్చుకున్నారు అధ్యక్ష। తెచ్చుకున్నటువంటి సందర్భంగా నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరూ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే వచ్చిన కొద్ది సమయంలోనే ఇప్పటివరకు మేము చెప్పినట్టుగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని ప్రక్షాళన చేయటమే కాకుండా జాబ్ క్యాలెండర్ను ప్రకటిస్తూ ఉన్న ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఖాళీలన్నింటినీ కూడా లెక్కిస్తూ నోటిఫికేషన్ చేస్తూ ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ని ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం। అందులో భాగంగానే ఇప్పటికీ మేము ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు ఒక 55,000 56,000 మధ్యలో రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించిన నియామక పత్రాలను కూడా అందించాం। సరే మిత్రుడు గౌరవ శాసనమండలి సభ్యులు ఈ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు, రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడు చేశారని అడుగుతా ఉన్నాం। సరే మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని నోటిఫికేషన్ చేశాం, గత ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా కొన్ని నోటిఫికేషన్ చేశారు। वजीर सनत श्रीधर बाबू ने असम्बली को यकीन दिलाया कि आलूदगी फैलाने वाली सनतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गैर इस्तेमाल शुदा सनती अराजियात को वापस हासिल किया जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन आवर के दौरान कहा कि जो सनतें पैदावार शुरू करने में नाकाम रहीं उनकी ज़मीन वापस ले ली जाएगी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कवानीन के तहत आलूदगी फैलाने वालों को सज़ा दी जाएगी।
श्रीधर बाबू ने ऐलान किया कि रियासत भर में 35 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स कायम किए जाएंगे, जिनमें पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा फराहम किया जाएगा। उन्होंने आलूदगी से मुतालिक शिकायत के बारे में कहा कि एक कमेटी की रिपोर्ट फरवरी तक पेश की जाएगी, जिसमें सनती फुजले के गलत इंतज़ाम पर तवज्जो दी जाएगी। 26 అక్టోబర్ కు సంబంధించి అదేవిధంగా ఆగస్ట్ 24లో కూడా ఆరోబిందో అమాన్యుయల్ కంపెనీకి సంబంధించిన అంశాలను సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష. వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి మేము కూడా కోరుతాం అధ్యక్ష, వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించిన నివేదిక సంబంధించి మరొక మారు నివేదిక కోరుతాం. మళ్ళా కాలుష్యానికి సంబంధించి ఎక్కడైనా పీసీబీ నామ్స్కు వ్యతిరేకంగా పరిశ్రమలకు సంబంధించిన వారి డిశ్చార్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎఫ్లుయెంట్ ట్రీట్మెంట్కు సంబంధించిన అంశం విషయంలో ఎక్కడైనా ఇబ్బంది జరిగినా కానీ వెనువెంటనే చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పీసీబీ నామ్స్ పూర్తి స్థాయిలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చేసే ప్రయత్నంలోనే పూర్తి స్థాయిలో మా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకు సంబంధించిన అధికారుల నుంచి మరి మాకు వచ్చిన నివేదిక ప్రకారం కూడా సార్ ఈరోజు మరి ఎన్జీటీకి సంబంధించిన నివేదిక 2023లో మరి వారి నివేదిక ఆ రోజు వారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఈ పరిశ్రమల నుంచి డిశ్చార్జ్ కావటం లేదని, విస్తరణ వ్యర్థ విస్తరణ జరుగుతలేదని చెప్పడం జరిగింది. అయినా కానీ ఈరోజు గౌరవ సభ్యులు చెప్తా ఉన్న అంశాలను దృష్టి मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे के बाद तेलंगाना कानून साज असेंबली में आज रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि जारिया तालीमी साल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के तलबा के डिटेंशन पॉलिसी पर इतलाक नहीं किया जाएगा। कायदे मजलिस ने वक्फे सवालात में मसला उठाया और बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके तलबा को कामयाबी के लिए 50% निशानात दरकार हैं। जो तलबा निशानात हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं तो उन्हें फेल करते हुए डिटेन किया जा रहा है, जबकि JNTU यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ के तलबा अगर 40% निशानात लेते हैं और 25 क्रेडिट की तकमील करते हैं तो उन्हें कामयाब करार दिया जा रहा है। अलहदा यूनिवर्सिटीज़ के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए निसाब भी अलग अलग है, इसी तरह कामयाबी के तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए क़वायद, निसाब और कामयाबी के तरीक़ेकार को यकसां बनाएं। And in this Usmania University, sir, I have the list, sir, a newspaper article which had come, sir, which says that in JNTU, sir, in JNTU, the credits are 25, sir, 25%. वहां पे पासिंग परसेंटेज इज 40%, सर. तो आप अंदाजा लगाइए सर, अगर 50% अगर हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कर देंगे तो व्हाट वुड बी द पासिंग परसेंटेज, सर. Sir, also, sir, this is not only one disparity. Sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. My second question is that, sir, is there a disparity in the syllabus or not, sir? Sir, disparity, sir, in the scheme of instructions, course content, syllabus across the university colleges, constitute colleges, autonomous colleges and affiliated colleges, they have totally different syllabus, sir. So through you, I request the Honorable Minister Saab, sir, whether it is JNTU, whether it is Usmania or autonomous universities, sir, the syllabus has to be same. The rules have to be same. The detention policy has to be same, sir. Sir, also, sir, if we have to go into the next details, sir, I would like to ask the Honorable Minister Saab through you, sir, make up advanced supplementary exams, sir. Sir, Usmania University doesn't have such things, sir. Sir, through you, I request the Honorable Minister Saab, say it is suggested to hold a make-up exam or an advanced supplementary exam as mandatory for facilitating the students to get two opportunities so as to enable them to earn requisite credits. If implemented, the number of detained students may get decreased in subsequent years, sir. So the reason for me requesting this and giving this suggestion is that, sir, the dropout level is increasing in engineering students, sir. Sir, अब ये अगर 50% आ जाएगा, sir, तो और बच्चे drop out हो जाएंगे, sir. And sir, there is also, I have earlier spoken about, sir, about the non-uniformity
in the credits of Usmania and JNTU, sir. Sir, again, sir, I would like to bring to your notice through you to the Honorable Minister. बीआरएस ने सरपंचों को वाजिबुल अदा रुकुमात की अदायगी के मसले पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर असेंबली से वॉकआउट कर दिया। बीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने असेंबली में सरपंचों के ज़ेर इल्तिवा बिलों पर सवाल उठाया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को एक ही महीने में 1200 करोड़ रुपए अदा किए गए और छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स और सरपंचों को रकम नहीं दी गई। उन्होंने गवर्नर और वुज़रा से शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चलो असेंबली एहतजाज पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ఈరోజు గౌరవ మంత్రి గారు 691 కోట్ల రూపాయల బిల్లులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని చెప్పారు. స్పీకర్ సార్ సభను కొంచెం ఆర్డర్లో పెట్టండి. స్పీకర్ సార్ 2 రోజులు మొన్ననే ట్రైనింగ్ తర్వాత నర్సరీ నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినా డైవర్ట్ చేసినారు. 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే డైవర్ట్ చేసినారు. జీపీ జనరల్ ఫండ్ మేము చెల్లించమనలేదు, చెల్లిస్తాము. మీరు ఇచ్చిపోయినటువంటి వారసత్వం పెండింగ్ బిల్లులు అప్పులు ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగలేదు కాబట్టి సర్దుబాటు చేస్తున్నాం, కొద్దిగా టైం అడుగుతున్నాం, కానీ మేము చెల్లించలేదు అని అనలేదు. సాక్షాత్తు ఆర్థిక శాఖ ఆనాటి మంత్రి గారు ఉండి ఈసారి చాలాసార్లు మాట్లాడుతున్నారు ఈ సబ్జెక్టు. మీరు ఒక్క సంతకం పెట్టి ఉంటే 600 కోట్లు ఆ రోజే రిలీజ్ అయ్యేది. కానీ మరి బీఆర్ఎస్ అంటే బకాయిల రాష్ట్ర సమితి లాగా మాకు ఇచ్చిపోయినరు. అదే వారసత్వంతో మరి మేము చెల్లించలేని పరిస్థితి ఉంది. కానీ తప్పకుండా సర్పంచులు అందరికి సంబంధించినటువంటి సర్పంచులు ఉన్నారు, వాళ్ళ బాధ మాకు తెలుసు. వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు మీ హయాంలో, చాలామంది రకరకాల ఇబ్బందులు పడ్డారు. కాబట్టి సానుభూతితో ఉన్నాం. సకాలంలో రిలీజ్ చేసేందుకు ఆర్థిక శాఖ మంత్రులను కూడా నేను వేదిక ద్వారా కూడా కోరుతా ఉన్నాం. మీ తరఫున కూడా నేను మాట్లాడుతా ఉన్నా. నమస్తే. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సర్పంచుల పాలిట పేద కాంట్రాక్టర్లు ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీల పాలిట ఈ హస్తం గుర్తు భస్మాసుర హస్తమై కూర్చున్నది. ఇవాళ వాళ్ళ ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. సో దయచేసి మంత్రి గారిని నేను స్పష్టంగా అడిగా, సంవత్సర కాలంలో మీరు క్లియర్ చేయలేదు. ఒక్క నవంబర్లో బడా కాంట్రాక్టర్లకు 1200 ఇచ్చారు. అందులో సగం ఇస్తే సర్పంచ్ల బిల్లులు క్లియర్ అవుతుండే. ఎప్పట్లోకి ఇస్తారో స్పష్టంగా చెప్పండి అంటే త్వరలో ఇస్తాం, చూస్తాం, చేస్తామన్నారు. ఏడాది అయినాక కూడా చూస్తాం, చేస్తామనేటువంటి మరి బాధ్యతారహితమైన సమాధానం మంత్రి గారి నుంచి వచ్చినందుకు ఈ సభ నుంచి మా తీవ్ర నిరసన తెలియజేస్తూ వాకౌట్ చేస్తున్నాం. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ तेलंगाना खालूसा असेंबली के बिजनेस एडवाइजरी इजलास से असल अपोजिशन बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वॉकआउट किया। स्पीकर जी प्रसाद कुमार की सदारत में मुनक़िदा बीएसी के इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू, बीआरएस के अरकान हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, बीजेपी और सीपीआई के अरकान ने शिरकत की। अकबरुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया कि असेंबली का जारिया इजलास कितने दिन चलाया जाएगा और कौन से मौज़ूआत पर ऐवान में बहस होगी, इसकी तफसीलात पेश की जाए। हुकूमत की तरफ से तफसीलात नहीं दी गई। उन्होंने मुतालबा किया कि अक़लियती बहबूद के अलावा मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट, रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, नेक्सलाइट्स का इनकाउंटर, स्कॉलरशिप के बकायाजात और गुत्तेदारों को जो हुकूमत बिल्स बाकी है उसके साथ साथ दीगर अहम मसाइल पर मबाहिस कराए जाएँ। इजलास में हुकूमत की जानिब से मौज़ूआत से मुताल्लिक़ कुछ भी नहीं कहा गया, जिसको देखते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने इजलास से वॉकआउट किया। इसके बाद बीआरएस ने भी इजलास 15 दिन मुनक़िद करने और अवामी मसाइल उठाने का मौका देने का मुतालबा किया। इस मसले पर बहस हुई और हरीश राव ने भी इजलास से वॉकआउट किया, जिसके बाइस बीएसी के इजलास में असेंबली के अय्याम कार का कोई फैसला नहीं लिया गया। ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సర్పంచుల పాలిట పేద కాంట్రాక్టర్లు ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీల పాలిట ఈ హస్తం గుర్తు భస్మాసుర హస్తమై కూర్చున్నది. ఇవాళ వాళ్ళ ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. సో దయచేసి మంత్రి గారిని నేను స్పష్టంగా అడిగా, సంవత్సర కాలంలో మీరు క్లియర్ చేయలేదు. ఒక్క నవంబర్లో బడా కాంట్రాక్టర్లకు 1200 ఇచ్చారు. అందులో సగం ఇస్తే సర్పంచ్ల బిల్లులు క్లియర్ అవుతుండే. ఎప్పట్లోకి ఇస్తారో స్పష్టంగా చెప్పండి అంటే త్వరలో ఇస్తాం, చూస్తాం, చేస్తామన్నారు. ఏడాది అయినాక కూడా చూస్తాం, చేస్తామనేటువంటి మరి బాధ్యతారహితమైన సమాధానం మంత్రి గారి నుంచి వచ్చినందుకు ఈ సభ నుంచి మా తీవ్ర నిరసన తెలియజేస్తూ వాకౌట్ చేస్తున్నాం.
तेलंगाना कानून से असेंबली का इजलास अपोजिशन बीआरएस की हंगामा रैली के बाईस मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। वक्फे सवालात के अख्तिताम के बाद स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। बाद अज़ां जब ऐवान की कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ तो स्पीकर ने वजीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव को सयाहती पॉलिसी पर मुख्तसर से मुबाहिस की इजाज़त दी, जिस पर वजीर सयाहत ने अपनी तकरीर शुरू की। इस दौरान अहम अपोजिशन बीआरएस के अरकान हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर अपनी सीटों पर खड़े हो गए और लागा चरला में किसानों को हथकड़ियाँ पहनाकर अस्पताल मुंतकिल करने के वाक़े पर मुबाहिस की इजाज़त देने का मुतालबा शुरू कर दिया। स्पीकर प्रसाद कुमार ने मुतअद्दिद मरतबा बीआरएस के अरकान को खामोश कराने की कोशिश की और ऐवान की कार्रवाई को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए ताउन की अपील की। ताहम बीआरएस के अरकान ऐवान में नारेबाजी शुरू कर चुके थे, जिस पर स्पीकर ने बीआरएस के अरकान को मशवरा दिया कि वो अपने हाथों में मौजूद प्ले कार्ड्स को ऐवान में मौजूद मार्शल्स के हवाले कर दें, जिस पर ही उन्हें बात करने का मौका फराहम किया जाएगा। इसके बावजूद बीआरएस के एहतजाजी अरकान स्पीकर की अपील को नज़रअंदाज कर दिया और ऐवान में हंगामा जारी रखा, जिस पर स्पीकर प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई को मंगल की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। గిరిజన రైతులకు బేడీలా, గిరిజన రైతులకు బేడీలా, గిరిజన రైతులకు సంఖ్యల్లా, గిరిజన రైతులకు సంఖ్యల్లా, గిరిజన రైతులకు సంఖ్యల్లా, గిరిజన రైతులకు సంఖ్యల్లా, ఇదే మీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం, ఈ రైతులకు సంఖ్యల్లా, గిరిజన రైతులకు సంఖ్యల్లా, గిరిజన రైతులకు బేడీలా, గిరిజన రైతులకు। रियासत की अहम अपोजिशन बीआरएस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का के खिलाफ तहरीक मराज शिकनी की दरख्वास्त को कबूल करने की स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार से दरख्वास्त की। बीआरएस के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता असेंबली इजलास के दौरान वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के कर्ज़ों से मुतालिक ऐवान में एक गुमराहकुन बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बीआरएस के 10 साला दौर में 7 लाख करोड़ के कर्ज लिए गए, जबकि आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के कर्ज की रकम 3,89,000 करोड़ रुपए है। कर्ज से मुतालिक गुमराहकुन बयान देते हुए न सिर्फ ऐवान को बल्कि रियासत के अवाम को गुमराह किया गया, जिस पर उनके खिलाफ तहरीक मराज शिकनी की नोटिस देने का फैसला किया गया। बीआरएस के अरकान असेंबली ने कहा कि हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स के नाम से आरबीआई की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट ने वजीर फाइनेंस की तकरीर को गुमराहकुन साबित किया। इस बात को स्पीकर के इल्म में लाया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने अडानी मसले पर 18 दिसंबर को चलो राजभवन एहतजाज की अपील की है। नेकलेस रोड पर वाक़ मुजस्समे इंदिरा गांधी से उस दिन 11 बजे एहतजाजी प्रोग्राम का आगाज़ होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा इंचार्ज एआईसीसी दीपा दास मुंशी, अरकान मुखन्ना और पार्टी के सीनियर कायदीन एहतजाज में शिरकत करेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अमेरिका में गौतम अडानी की माली बेकायदगियों की वजह से बिजनेस और माली शोबों में हिंदुस्तान का विखार मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में न सिर्फ माली बेकायदगियाँ और फौजदारी इल्ज़ामात, धोखाधड़ी, गबन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं, जिससे हिंदुस्तान का विखार मजरूह हुआ। इसी तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मणिपुर में कई फसादात और लूटमार के बावजूद भी उस रियासत के दौरे में नाकाम रहे। एहतजाज के दौरान इस मामले को भी उजागर किया जाएगा। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने पीर के रोज़ कहा कि मंचू खानदान के खानदानी तनाज़े के सिलसिले में अदाकार मोहन बाबू के केस की तहकीकात में कोई ताख़ीर नहीं हुई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि तनाज़े के सिलसिले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और मज़ीद शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है। सुधीर बाबू ने वजाहत की कि मोहन बाबू को मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाने की ज़रूरत है और उन्हें 24 दिसंबर तक का वक्त दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर वो दी गई तारीख तक ताउन ना करें तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। तहकीकात के दौरान ये भी मालूम हुआ कि मोहन बाबू के पास 2 लाइसेंस याफ्ता हथियार हैं जो रच्चाकुंडा के दायरे इख्तियार से बाहर रजिस्टर्ड हैं। हथियारों को चित्तूर जिले के चंद्रगिरी में जमा कर दिया गया है। पुलिस ने मोहन बाबू के बेटों विष्णु और मनोज से भी मुलाकात की और उनसे मजीद कशीदगी रोकने के लिए तहरीरी जमानत ली। ఇప్పుడు 3 ఎఫ్ఐఆర్స్ అయినాయండి. 1-2 ఇస్తున్నారు కంప్లైంట్స్ అట్లా.
సో ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్ వెరిఫికేషన్ క్లారిఫికేషన్ పెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేయకముందే మేము మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ సార్ అని చెప్పి వెళ్ళే ఉన్నాయి. సో వీఆర్ సర్టన్లీ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ దిస్ కేస్. వీ విల్ బి వెరీ ఫర్మ్. విల్ డూ వాట్ ఎవర్ ద వే లీగల్గా మేము ఏం చేయాలో చేస్తాం. దాని తర్వాత లేదు, అరెస్ట్ విషయం లేట్ ఏం కాదు. దాంట్లో మాకు ఇంకా మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అవన్నీ తీసుకోవాల్సి ఉంది. దాని తర్వాత మేము ఆయన నోటీస్ ఇచ్చాము. ఆయన 24th వరకు టైం అడిగారు. మేబీ అవుట్ ఆఫ్ ఇస్ కన్సర్న్ ఫర్ హిమ్ ఈ వెంట్ దేర్. దానికి మేము పర్సే మేము అగేన్స్ట్ చూపించలేము. కాకపోతే ప్రెస్ ఆయన ఇంజూర్డ్ అయినాడు కాబట్టి ఆయన వల్ల వెళ్ళుంటారు. मशहूर अदाकार मोहन बाबू ने खानदानी तनाज़े के दौरान अपनी लाइसेंस याफ्ता डबल बैरल बंदूक चंद्रगिरी पुलिस के हवाले कर दी। यह हथियार उनके ज़ाती पीआरओ के जरिए पुलिस की हिदायत के मुताबिक जमा करवाया गया। हाल ही में मोहन बाबू और उनके बेटे मंचू मनोज के दरमियान कशीदगी ने खबरों में जगह बनाई है। इन हालात के पेश नज़र दोनों ने अपनी शिकायत के लिए पुलिस से रुजू किया था। एहतियाती इक़दाम के तौर पर पुलिस ने उन दोनों को अपने हथियार पुलिस के हवाले करने की हिदायत दी थी। 4 रुपए में चिकन बिरयानी हासिल करने के लिए अवाम की तवील कतार देखी गई। आंध्र प्रदेश के ज़िले अनकापल्ली के नसीपेट में एक नए रेस्टोरेंट के आगाज़ के मौके पर मुंतज़मीन की जानिब से ये अनोखी पेशकश की गई। एक फ़र्द को सिर्फ एक पैकेट देने का ऐलान किया गया था, जिसके पेश नज़र 4 रुपए में बिरयानी का पैकेट हासिल करने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। कई लोग अपने अरकान ख़ानदान और रिश्तेदारों के साथ भी कतार में बिरयानी के लिए तकरीबन 2 घंटे ठहरे रहे। लंबी कतार की वजह से इलाके में गाड़ियों की आमद व रफ्त रुक गई। पुलिस को अवाम को काबू में करने के लिए आना पड़ा। मुतज़मीन ने कहा कि बिरयानी के 3000 से ज़ायद पैकेट्स फरोख्त हुए। ఎంత బిర్యానీ ఎంతమా? आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान राज्यसभा ने हलफ लिया। राज्यसभा के सदनशीन जगदीप धनकर ने उनको हलफ दिलाया। हाल ही में हुए ज़मनी इंतखाबात में रियासत में मखलू आयवान बाला की 3 सीटों पर रियासत की हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के मस्तान राव, सतीश बाबू और बीजेपी से आर कृष्णయ్య मुंतखब करार दिए गए। श्री साना सतीश बाबू, కలిగి ఉందనియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని అఖండతను సమర్థితుననియు నేను చేపట్టనున్న ఈ కర్తవ్యమును శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించుననియు దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. आंध्र प्रदेश के वजीर आबपाशी रामा नायडू ने कहा कि साल 2027 तक पोलावरम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके रियासत को खहत से पाक बनाया जाएगा। उन्होंने निशानदेही की कि इस प्रोजेक्ट के तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन साबिका हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के कामों को रोक दिया था। उन्होंने यकीन दिलाया कि आइंदा किसी किस्म की ताख़ीर के बगैर काम को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरे पोलावरम के इंतजामात का वज़ीर मौसूफ ने जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट की तकमील के इक़दामात का आदा किया। ఈ చిన్నది మనం ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ సార్, కాంక్రీట్ వాల్ లా కనిపిస్తుంది. చూసారు.
ఆ హైట్ వస్తుంది కొంచెం పెరుగుతుంది. మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. మెషరబుల్ మాత్రం 2,400 కోట్లు, కాస్ట్ ఎక్స్లవేషన్ ఇంకొక 2-3 కోట్లు, పవర్ ప్రాజెక్టు అదొక 2-3 కోట్లు, ఒక 10-15 కోట్ల రూపాయలు. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक शदीद सड़क हादसा पेश आया जिसमें 6 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा गुज़िश्ता रोज यानी इतवार की शब दोंडी थाने इलाके के भानु प्रतापपुर और दिल्ली राजरा के दरमियान चोरापाड़ू के करीब पेश आया। हादसे के बाद मकामी लोगों ने जख्मियों को कार से निकालने में मदद फराहम की। मकामी जराये के मुताबिक एक ट्रक ने एसयूवी को टक्कर मार दी जिसके नतीजे में एसयूवी के परखचे उड़ गए। हादसे में जाम बहक होने वालों में एक बच्चा, एक मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को दुंडी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उन्हें राजानंद गांव के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की हालत नाजुक है और उनकी शिनाख्त की गई है। पीर के रोज़ सिकंदराबाद के एक इलाके में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल टैंकर का हादसा पेश आया। ड्राइवर ने इस टैंकर का कंट्रोल खो दिया और टैंकर उलट गया। हादसे के बाद टैंकर से पेट्रोल बहने लगा जिससे खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके में ट्रैफिक रोक दी ताकि किसी भी हादसे को होने से रोका जा सके। इमरजेंसी अमले ने जाए वक़ूफ़ पर पानी के टैंकर्स और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया ताकि सड़क से पेट्रोल साफ़ किया जा सके। पुलिस ने इलाके में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए और इस हादसे की तहकीकात शुरू की जा चुकी है। मशहूर अदाकार प्रभास फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसे में ज़ख्मी हो गए जिसमें उनके पैर पर चोट आई। वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। प्रभास ने सोशल मीडिया के जरिए हादसे की तस्दीक की और जापान में अपनी फिल्म काल्की 2898 AD के प्रमोशनल इवेंट में शिरकत ना करने पर माजरत खाही की। तेलंगाना के रचाकुंडा की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर बैन रियासती मंशियात के रैकेट को बेनकाब किया और पीर को मीरपेट में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने उनके पास से तकरीबन 53 किलो अफ्यून और 53 किलो अफ्यून के कैप्सूल्स जब्त किए जिसकी मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये गिरोह मध्य प्रदेश के नेमिज से मंशियात को हैदराबाद स्मगल करके उसे नशा करने वालों को ज़्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहा था। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गजबेल के करीब रामन्नागुड़म के राजीव राहदारी के करीब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी। महलूक खातून की शिनाख्त श्रावंती के तौर पर की गई। उसके दीगर अरकान खानदान सुधाकर, लतीक, साई और गणेश शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए गजबेल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शदीद कोहर के सबब तैयारों की आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट में आमद में ताखीर हुई। हैदराबाद विशाखापट्टनम, चेन्नई विशाखापट्टनम फ्लाइट्स की आमद में ताखीर हुई। एयरपोर्ट के अहदेदारों ने बात बताई। उन्होंने कहा कि कई तैयारों की आमद में तकरीबन 45 मिनट की ताखीर हुई। मौसम की खराबी की वजह से बेंगलुरु से आने वाले तैयारों की वहां से रवानगी नहीं हो पाई। हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के दीगर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। आदिलाबाद के बेला में पीर की सुबह मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस श्रीलिंगमपल्ली मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कांग्रेस रहनुमा और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने पीर के रोज लोकसभा में बांग्लादेश की अक़लियतों पर हो रहे मजालिम का मसला उठाते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। प्रियंका गांधी ने जीरो ओवर में बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मजालिम के खिलाफ हुकूमत को आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और मुतासरीन को मुकम्मल हिमायत फराहम करनी चाहिए। आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां कल शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके अहले खाना ने जाकिर हुसैन के इंतकाल की तस्दीक की है। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही मौसीकी की दुनिया में गम की लहर दौड़ गई। जाकिर हुसैन के करीबी दोस्तों का कहना है कि हमने मौसीकी की दुनिया में जाकिर हुसैन से अजीम हुनरमंद को खो दिया।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।